नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही विधानसभा का चुनाव हार गए हों, लेकिन सीएम धामी के नेतृत्व में हुए इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी संगठन पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी संगठन को 47 सीटें प्राप्त हुई हैं, तो वहीं बीजेपी संगठन काफी उत्साहित भी नजर आ रहा है। उधर अब बीजेपी संगठन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए मंथन करना शुरू कर चुका है। यही नहीं, उत्तराखंड राज्य में सरकार गठन के लिए बीजेपी आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षक बनाए हैं, जो जल्द ही उत्तराखंड पहुंचकर सरकार गठन के कमान संभाल लेंगे। हालांकि राज्य में मुख्यमंत्री के लिए 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, तो वहीं दूसरे नंबर पर अनिल बलूनी और तीसरे नंबर पर सतपाल महाराज का नाम शामिल है। हालांकि ये चर्चाएं हैं, लेकिन उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय आलाकमान को ही लेना है। महामहिम जी को मंत्रिमंडल समेत अपना सभी का पूरा इस्तीफा अपना सौंप दिया है। महामहिम जी ने उसको स्वीकार कर लिया और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कहा है कि आप इस पर काम करते रहें। क्या आपको लगता है कई राज्यों में मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद पार्टी फिर से भरोसा जताई कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और जीते भी? देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं धन्यवाद करना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। सवाल यही सबसे बड़ा है कि आखिर अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल चर्चाओं पर अगर हम गौर करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो वहीं दूसरे नंबर पर अनिल बलूनी और तीसरे नंबर सतपाल महाराज का नाम चर्चाओं में है। फिलहाल उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय आलाकमान को लेना है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की बात करें तो लगातार चर्चाओं ने काफ़ी अधिक तुल पकड़ा हुआ है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोज सोनी, इंडिया न्यूज़, देहरादून। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हैं विनय गोयल और प्रतिभा सिंह है कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। विनय गोयल साहब, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूँ। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है, लेकिन अब नए चेहरे का ऐलान आप लोगों को करना है। किन किन नामों पर, कौन कौन से नाम है सर, क्या पार्टी सोच रही है, क्या मंथन कर रही है, अगर आप कुछ बता पाएं विनय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और जो पार्टी के लोकतांत्रिक नियम हैं उनके आधार पर पार्टी अपने काम करती है। अभी जैसे चुनाव परिणाम आए हैं और उसके बाद हमारे विधानमंडल दल की बैठक आहूत की जाएगी और उसमें विधायकों से उनके जो नेता सदन का चुनाव के लिए नाम मांगे जाएंगे और उसके बाद उनकी राय को दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजा जाएगा और वहां से मोहर लगने के बाद ये प्रक्रिया संपन्न होगी और मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसमें अभी थोड़ा समय है, चूंकि अभी विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है प्रतिभा सिंह जी, शुरुआत से कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा उत्तराखंड में मेहनत कर रही थी सत्ता में आने के लिए। पार्टी के सभी नेता मेहनत कर रहे थे और लग भी रहा था कि कांग्रेस पार्टी टक्कर उत्तराखंड में बीजेपी को दे रही है, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। एग्जिट पोल भी कुछ यही बता रहे थे। लेकिन कहां पर आप लोगों की नीति में कमी रह गई, कहां पर आप लोगों की प्लानिंग फेल हुई, जो कि अंतर काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि ये लगभग आधे का अंतर मुझे लग रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और जिस तरीके से कल परिणाम आए हैं वो परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और उस परिणाम से सभी मुझे लगता है अचंभित हैं, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, आम जनमानस जिन लोगों से भी कल से बात हो रही है उन्हें भी जो कल के परिणाम है उनसे काफी जो है एक तरीके से चौंकाने वाले लगे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी परिणाम किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थे और हम आश्वस्त थे कि जो है देवभूमि की जनता हमें उनकी सेवा करने का मौका जरूर देगी। बट कोई बात नहीं, जनता जनार्दन होती है और जनता
का ये फैसला है और जनता का फैसला सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, सर आंखों पर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है और जो भी चूक हुई है उसमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और आप बिल्कुल प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, केंद्र का शीर्ष नेतृत्व है, वो बिल्कुल आपस में बैठक करेंगे और आत्ममंथन करेंगे। जहां भी जो भी गलती हुई है उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा और जो भी चूक हुई है उसे दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि चूक तो कहीं ना कहीं हुई है। और दूसरी बात ये बताऊं कि देखिए, चूक के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा जो चुनाव है उसमें हमने विकास की बातों पर चुनाव लड़ने का कार्य किया। हमने जो एक्चुअल मुद्दे देवभूमि के हैं उनमें चुनाव लड़ने का कार्य किया। बट जो एक कॉपीराइट है भारतीय जनता पार्टी का, जो आप पिछले 7 सालों से देख रहे हैं, जो इनका एक समीकरण रहा है कि हमेशा तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करने का, जो ध्रुवीकरण का कार्य इन्होंने किया है, जो बंटवारे का कार्य इन्होंने किया है, तो जनता को भ्रमित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मुझे लगता है कि कई हद तक उन्हें सफलता मिली है, क्योंकि पूर्णतः सफलता नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि 57 पे आप बैठे थे, 57 से आप 48 पे आ गए हैं, वोट शेयर भी आपका कम हुआ है, तो ये दर्शाता है कि ठीक है, जो जीतता है वो सिकंदर होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित किया है और इस बार जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को खरीदा है। लेकिन मुझे लगता है जब ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के जो चश्मा है जनता की आंखों से जब हटेगा, क्योंकि देखिए ये चश्मा तब तक ही रह पाता है जब तक आपका पेट भरा होता है। जब आपका पेट नहीं भरा होता और जब आपको भूख लगती है या जब आप अपनी परेशानियां देखते हैं, तब आपको शायद सच और झूठ और जुमलों में अंतर समझ आता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जनता को समझ जनता के सामने आप लोग जो मुद्दे पेश कर रहे थे वो मुद्दे व्यर्थ थे। अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता का पेट भरा हुआ है और जनता को अभी आवश्यकता नहीं है उन मुद्दों की, तो आपके मुद्दे व्यर्थ थे फिर? नहीं, आप उसे शायद मिस इंटरप्रेट कर गए। मैंने कहा कि जो मुद्दे हम पेश कर रहे थे वो मुद्दे जनता से ही रिलेटेड थे। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही, देखिए, मैंने कहा जब जुमलेबाजी होती है, जब झूठे वादे होते हैं, तो वो तब तक ही कार्य कर पाते हैं जब तक आपको लगता है, जब तक आपको सब सुहावना नजर आता है, जब आपकी आंखों से वो पट्टा हटता है सुहावनेपन का, और जब आप हकीकत देखते हैं तो आपको समझ आता है। आज देखिए, आज क्या है, आज ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आज बंटवारे की राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड है ये कि आप विकास पे चुनाव नहीं लड़ते। यही आपने लोकसभा में भी करते हैं और यही आपने हर विधानसभाओं में करने का कार्य किया। तो बिल्कुल सीटें उनकी भी कम हुई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत एक सनशाइन की तरह उभरे हैं, ये कहना गलत होगा। तो जनता ने कहीं ना कहीं भाजपा को नकारा है। मैंने कहा कि ठीक है, जो जीता वो सिकंदर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप जो है जो जनता है बिल्कुल आप उसको भ्रमित करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आगे हम मंथन करेंगे, कहीं गलतियां हुई हैं और हम, ठीक है, जनता ने हमें अपना पूर्ण समर्थन नहीं दिया है, बट हम जनता के बीच रहेंगे, जनता की बातों को उठाते रहेंगे, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम आवाज प्रमुखता से मुखर करते रहेंगे। विनय गोयल साहब, देखिए, आत्ममंथन करने की जरूरत तो आपको भी है, क्योंकि सीटें कम हुई हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहां पर कमी रह गई और कहां कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन कर लिया और बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया। अब सवाल यह है कि इस चुनाव में हमने देखा कई बड़े चेहरे हारे हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पंजाब की हम बात करें, कई बड़े चेहरे जो कि प्रमुख चेहरे हैं वो हार गए। इसमें हरीश रावत का हम जिक्र करें या पुष्कर सिंह धामी का हम जिक्र करें। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा गया और उन्होंने बेहतर करने की 6 महीने के अंदर कोशिश बहुत की, लेकिन खुद अपनी सीट गंवा बैठे। ऐसा क्यों रहा और फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व पसंद नहीं आया, या फिर पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से आप उनके चेहरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे? अब क्या चीजें इस वक्त पार्टी के अंदर चल रही हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए है? विनय जी, देखिए, अभी प्रतिमा जी को मैं सुन रहा था कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका मन कुछ और कह रहा है, उनके शब्द और भाव भंगिमाएं आपस में मैच नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कि केवल क्योंकि वो कांग्रेस की प्रवक्ता है तो कुछ ना कुछ बीजेपी की कमी निकालनी है, तो कुछ ना कुछ कहना है, तो बहुत प्रयास करके वो कह रही हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस प्रदेश में 2002 से लेके जब से ये राज्य बना और चुनाव प्रारंभ हुए, और जिस राज्य में ये चलन रहा हो कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार हो, और जिसके आधार पर कांग्रेस बिल्ली के भाग से छीका टूटने के इंतजार में बैठी हो,
और वहां अगर भारतीय जनता पार्टी टोटल की मेजोरिटी लेके आ जाए और कांग्रेस इस बात से संतोष करने लगे कि साहब ये 56 नहीं ला पाए या 60 पार नहीं कर पाए तो ये इनकी जीत है, या इनका कुछ भारतीय जनता पार्टी का कुछ वोट शेयर थोड़ा बहुत कम हो गया तो उसमें अपनी प्रसन्नता या अपनी संतुष्टि मानने लगे, तो हमारे लिए तो संतोष की बात है अगर ये सोचते हो। तो अगर ये ऐसा सोचते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा काम किया और जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली थी और उस समय हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी, कोई कहता था 15 सीट पे नहीं आ पाएगी, कोई कहता था 20 सीट पे नहीं आ पाएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार की ताबड़तोड़ बैटिंग पुष्कर सिंह धामी जी ने की और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से मुख्य मुकाबले में वो आए, मोदी जी की जो नीतियां थी और जो मोदी जी की सरकार के जो गरीबों कार्यक्रम थे वो जनता तक पहुंचाए और उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में भी बनी है और अन्य प्रदेशों में भी बनी है। लेकिन अगर अपनी तसल्ली के लिए इन्हें ये लगता है कि केवल तुष्टीकरण, मुझे नहीं लगता कि तुष्टीकरण किस आधार पर शब्द प्रयोग करते हैं, कहां से मैच कर रहे हैं। तुष्टीकरण तो खुद कांग्रेस करती आई है आज तक और वो भारतीय जनता पार्टी के सिर मरने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे चुनाव में सांप्रदायिकता शब्द का मैंने नाम नहीं सुना, मतलब पुराने जितने भी चुनाव होते थे उस समय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाती थी। अब तो होड़ लगी हुई थी कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन ज्यादा मंदिर जाने वाला है, कौन ज्यादा बड़ा तिलक लगाने वाला है, तो क्या मतवाने की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि सबको अपने बारे में आत्मावलोकन करने की जरूरत है। ठीक है। और मुझे इस बात पे आपत्ति है अगर कोई ये कहे कि प्रदेश के 82 लाख वोटरों को किसी ने भ्रमित कर दिया और प्रदेश के 82 लाख वोटर भ्रमित हो गए और किसी की बात में आकर उन्होंने गलत वोटिंग कर दी, तो मुझे लगता है ये हमारे प्रदेश की महान जनता पर और जो चलिए प्रतिमा जी अब जवाब देना चाह रही है इसका। सर प्रतिमा जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और जब इन्होंने ये कहा कि बड़ी विषम परिस्थितियों में धामी जी ने सत्ता संभाली थी, तो ये इस बात का जवाब तो ये बेहतर दे सकते हैं क्योंकि कौन सी विषम परिस्थितियां थी। प्रचंड बहुमत की सरकार में बैठे थे आप और तीसरा मुख्यमंत्री बदलने का कार्य किया था। अब आपने ये कहा कि मैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये बात कह रही हूँ या जो मेरा मन कह रहा है वो मेरे शब्द नहीं है, ये आप बिल्कुल इस बात से गलत है। देखिए, हमें कोई तसल्ली नहीं है। आपको वोट परसेंटेज कम हो, आपकी सीटें कम हो, हमें उससे मतलब नहीं है और ना हम जनता को भ्रमित, मैंने जनता पे कोई आरोप नहीं लगाया बिल्कुल। लेकिन जिस आप सांप्रदायिकता की बात कर रही थी, शायद आपने नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को सुनने का कार्य नहीं किया। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद आश्वस्त नहीं थी कि वो जीतेगी, अगर वो आश्वस्त होती तो चुनाव परिणाम जिस दिन चुनाव वोटिंग हुई उसकी शाम से ही भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप न लगाने लगते क्योंकि उन्हें हार का भय सता रहा था। और अगर वो खुद आश्वस्त होते तो परिणाम से कुछ दिन पहले वो खुद इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट के संपर्क में ना होते जिनकी उन्हें आशंका थी कि वो जीतेंगे। तो देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद आश्वस्त नहीं थे। इसीलिए मैंने कहा कि आप देवभूमि की भोली भाली जनता को भ्रमित करने में कामयाब होंगे। लेकिन प्रतिमा जी एक बात आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ उत्तराखंड की अगर हम बात न करें बाकी प्रदेशों पर नजर डालें तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको अपने संगठन मजबूती की जरूरत है, नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत है? चलिए उत्तराखंड को छोड़कर अगर हम उत्तर प्रदेश को हम छोड़ें, उत्तराखंड की बात करें या फिर हम पंजाब की बात करें तो देखिए क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की हुई है। आखिर ऐसा क्यों? अभी 10 साल पुरानी पार्टी ने पंजाब में 75 साल पुरानी पार्टी का हाल क्या किया ये आपने देखा? क्या इस पर कभी पार्टी ने सोचने की कोशिश की है? देखिए, बिल्कुल मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में आपको ये बात बोली कि बिल्कुल कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रही हूँ और मैं पूरे अन्य 5 राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई है और उन गलतियों को हम आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। आत्ममंथन जरूर होगा और बिल्कुल आत्ममंथन होगा क्योंकि आज देखिए, और सबसे बड़ी बात है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, एक हार और एक जीत आपका भविष्य तय नहीं कर सकते। अब मैं याद दिला दूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी कि
जनसंघ की भी एक जमाने में 2 सीटें हुआ करती थी, और ये कांग्रेस पार्टी है जिसने कंटिन्यूअसली कई सालों तक प्रदेश की और देश की जनता की सेवा करने का कार्य किया है। तो ये नहीं कह सकते कि आज हम हारे हैं तो हम अपना मनोबल गिरा देंगे। बहुत ग्रेसफुली हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं और बिल्कुल जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। हमारी तरफ से जो गलतियां हुई हैं, जो चूक करने का कार्य करेंगे। लेकिन आप ये कहना कि इतनी पुरानी पार्टी को कल की आई पार्टी, देखिए कल और परसों कुछ नहीं होता। ये जनता है, जनता के मन में अगर आप कुछ बोल रहे हो। प्रतिमा जी, आप तो कहते हैं ना कि आपकी पार्टी ने आजादी दिलाई है, आजादी के लिए संघर्ष किया है और जनता के मुद्दों को आप लोगों ने समझा है। ये बहुत मैटर करता है मैडम, आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि आप कल की कोई नई पार्टी आकर कांग्रेस पार्टी को पटकनी दे रही है। क्या स्थिति में कांग्रेस पार्टी, और अगर एक राज्य की बात हो तो हम माने, लेकिन अलग अलग प्रदेशों की स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, क्या इस पर मंथन करने की जरूरत आपकी पार्टी को नहीं है? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि नेशनल टेलीविजन पे आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया है। और हम वो पार्टी है जिसने इस देश को 1947 से उठा करके आज 2022 में लाने का कार्य किया। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज वो आत्मनिर्भर है। लेकिन बिल्कुल आप मुझे लगता है हम आश्वस्त हैं, कोई नहीं, हमने अपनी हार स्वीकार की, हम आत्ममंथन करेंगे। संगठनात्मक तौर पर अगर हमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है हम वो भी करेंगे, और जहां जहां कुछ गलतियां हुई है उनको सुधारने का। चलिए, मुझे लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस पर समझने की जरूरत है, क्योंकि एक जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते आप इन बातों को कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपकी बात भी पार्टी के आलाकमान सुने, शीर्ष नेतृत्व तक जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विनय जी, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा सर। प्रदेश में आने वाले वक्त में अब किस तरीके का बदलाव उत्तराखंड वासी देख पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से रिपीट हुई है और जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का मिथक था वो भी इस बार आपने तोड़ दिया है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी नया उत्तराखंड में कर रही है ताकि अगली बार जब चुनाव होगा तब और भी मजबूती के साथ आप लड़ें और कांग्रेस पार्टी उतनी मुखरता से आपका सामना करे? विनय जी। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल उसकी बात तो करूंगा, लेकिन जैसे अभी प्रतिमा जी कह रही थी, उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन जैसे हम दावे के साथ छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार की नीतियां, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और उसके आधार पर हमने सफलताएं प्राप्त की हैं, तो क्या इनमें कहीं शक्ति है कि ये बात कह सके कि जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है वो उसकी गलतियों के कारण से ये चुनाव हारे हैं? गलतियां होती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी में अपने उस नेतृत्व पर उनके संज्ञान में लाने की भी हिम्मत नहीं है कि किस प्रकार की गलतियां संगठन लगातार करता जा रहा है। लेकिन ये इनका अंदरूनी मामला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने स्थान को बनाया है, और वाकई मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने हमारा अतीत हमें याद दिलाया। हम जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 में, जनसंघ के बाद या जनता पार्टी के बाद, तो 2 सीटें हमारी आई थी, और 2 से अगर हम केंद्र में 303 सीटों तक पहुंचे हैं, और अगर आज हमारी प्रदेशों में सरकारें हैं, 4 प्रदेशों में चुनाव हुए, 5 में 4 चुनाव हुए और 5 में से 4 में हमारी सरकार बन रही है, तो ये हमारे नेतृत्व की कार्यक्षमता, मेहनत, ईमानदारी, विकास और के दम पर हो रहा है। अगर केवल आप ये कहकर बात को हल्का करना चाहेंगे कि साहब इतनी भोली नहीं है जनता, जनता बहुत समझदार है, जनता इलाज करना जानती है, सही को सही और गलत का हिसाब करना जानती है, तो जनता की समझदारी पे प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने अंतर मन को टटोलने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नब्ज को पकड़ा है, उसके दिलों को छुआ है और उसकी सेवा के कार्य किए हैं। मैं जानता हूँ आपके चैनलों पर भी कई बार चर्चा हुई है कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जाते जाते लाभार्थी जाते जाते लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समस्या का समाधान करके दिखाया। डीबीटी के माध्यम से जिस लाभार्थी 1 रुपया भेजा जाता है, तो उसका पूरा का पूरा रुपया उसके खाते में बिना किसी बिना के सीधा उसके खाते में पूरा पहुंचता है, और जनता इस बात को मायने देती है। ठीक है, प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए मैडम।
देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की नब्ज को पकड़ा है। वो नब्ज क्या है ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और हम भी जानते हैं कि वो नब्ज आपकी सांप्रदायिकता है। आपने पकड़ लिया है उस कॉर्नर को पकड़ लिया है जहाँ पे लोगों की नब्ज जो है वो कमजोर होती है, वो आपने पकड़ रखी है, पर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। दूसरी बात, आपने कोर्ट पूरे देश की जनता पे आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए, आपने बात तो सही कोर्ट की राजीव गांधी जी की, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी जी ने क्या किया वो आप छुपा गए। राजीव जी ने जब बोला कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, उसके बाद पंचायती राज देश में लागू हुए, उसके बाद 73वां और 74वां संशोधन संविधान में हुआ, तब जाकर के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, उसके बाद पूरा पैसा पंचायतों में पहुंचा। तो ये राजीव गांधी जी की देन है। एक बात और बता दूं, जिस भ्रष्टाचार की बात आप करते आ रहे हैं, उस भ्रष्टाचार से बचने के लिए कांग्रेस की यूपीए सरकार थी जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है इस देश की जनता को देने का कार्य किया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं, लेकिन उसको कमजोर करने का कार्य किसने किया? उसको कमजोर करने का कार्य केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। तो ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के प्रति आप कितने ठीक है। चलिए, अब समय कम है, इसलिए विनय जी एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर। ठीक है, ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है, आप सी हैं, आप गलत थे और गलत है, और आपकी गलत नीतियों को हम जनता के सामने रखते रहेंगे। ठीक है विनय गोयल साहब, एक फाइनल कमेंट चाहूंगा सर, जिस सवाल के साथ हमने चर्चा की शुरुआत की थी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, लगातार कुछ नाम सामने आ रहे हैं। पिछली बार भी नाम उठा था सतपाल महाराज का, अनिल बलूनी का, और पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया। इस बार कैसा होगा उत्तराखंड का सीएम, ये तो बता दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल जो उत्तराखंड के लिए या फिर से धामी के ऊपर ही भरोसा है पार्टी को? देखिए, जो उत्तराखंड के लिए सबसे अच्छा होगा वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी, और उसका मुखिया जो अच्छा होगा, ऐसे विधायक को या ऐसे अपने नेता सदन को हमारे क्षेत्र के पार्लियामेंट्री वोट चुनेंगे। और उत्तराखंड को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो दशक है का दशक है, और जो उसको फलीभूत करने में सबसे अधिक कारगर सिद्ध होगा, ऐसे व्यक्ति का चुनाव चलिए विधायक दल के लिए नेतृत्व करेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका विनय गोयल साहब, धर्मा सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। तो अब उत्तराखंड की नए सीएम के नाम पर चर्चा तेज है, बीजेपी संगठन लगातार इस पर चर्चा कर रहा है। बहुत जल्द सबके सामने नाम भी होगा, फिलहाल अभी हमें इंतजार करना होगा। नमस्कार।